हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 में थोड़ी सी एनोमलस प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, लिथियम की, जैसा कि आप लोग जानते हो इसका थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर चलता आ रहा है, तो देखेंगे और भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़। बाकी तो आप लोग कई सारे देख चुके हो, बट मेनली ये लेक्चर डिवोटेड रहेगा कॉस्टिक सोडा के ऊपर, मतलब NaOH के ऊपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विथ कार्बन। अगर हम कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं अल्कली मेटल्स का, तो कोई भी अल्कली मेटल इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। डायरेक्टली कोई रिएक्ट करता ही नहीं है, बात सीधी। ठीक, इनडायरेक्टली कराओगे तो भले कर जाए, बट डायरेक्टली कोई रिएक्ट नहीं करता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा देखो, साइज का फैक्टर है यहाँ पे। लिथियम का जो साइज है ना वो छोटा है, और बाकी सारे मेटल्स की जो साइज़ है वो एक्सेप्शनली लिथियम से काफ़ी ज़्यादा है। तो कार्बन और लिथियम की साइज़ मैच कर जाती है, दो शेल है ना दोनों के, तो इनका रिएक्शन हो जाता है हीट कराने पे। जैसे देखो, लिथियम reacts with carbon on heating and forms carbides. Reacts with carbon on heating and forms carbides. Other alkali metals do not react directly with carbon. ठीक है, बाकी सारे अल्कली मेटल्स कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट जो लिथियम है वो अपना एक्सेप्शनल एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम है और यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, तो ये बना देगा Li2C2, जिसको हम बोलेंगे कार्बाइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कार्बाइड। ठीक है, अब बैलेंस करना है तो कर सकते हो, 2 कार्बन 2 लिथियम, 2 लगा दो, बाकी ये सब कर लिया करो आप। ठीक है, ये सब तो आप लोग कर ही सकते हो। तो लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन से रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बाइड। बाकी आप सोडियम को ले लो, कार्बन के साथ रिएक्ट कराओ, हीट करो, हाँ हीट करो, हीट इंपॉर्टेंट है, हीट करो, कुछ नहीं होगा। और पोटेशियम को ले लो, कार्बन के साथ हीट कराओ, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो डायरेक्टली इन लोग कभी रिएक्ट नहीं करते हैं, बट लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। अब तक हम लोग देखते आ रहे, कहीं पे लिथियम इनसॉल्युबल होता है, कहीं पे लिथियम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, कहीं कहीं पे सिर्फ लिथियम ही उससे रिएक्ट करता है, कहीं कहीं पे सिर्फ लिथियम ही सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। बहुत सारे इसके एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली हैं, आपने भी देखी होंगी। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को चाहिए तो आप लोग जब शॉर्ट नोट्स बनाना तो उन प्रॉपर्टीज़ को साथ में लिखना। क्या कहना चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप उनको प्रॉपर्टीज़ को साथ में रखोगे ना तो बेटर होगा उनको याद करने में। ऐसा मिक्स है सब, है ना, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें, मतलब उस टॉपिक में कुछ, इस टॉपिक में कुछ, बट आप लोग एक साथ ही अगर उनको लिख लोगे ना शॉर्ट नोट में तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट अभी नहीं, शॉर्ट नोट में लिखना आप लोग। ठीक है, जब शॉर्ट नोट आप लोग बनाओगे, कब बनाते हैं? जब सिलेबस एकदम परफेक्ट हो जाता है आपका। परफेक्ट बोले तो आपको रट्टा हो जाए कि इस चैप्टर में इतने टॉपिक है, इतने इतने टॉपिक में, ये टॉपिक में इतना कंटेंट भरा हुआ है। अब वो कंटेंट अगर अच्छे से नहीं याद है चलेगा, बट कितना कंटेंट भरा है वो मालूम रहना चाहिए। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में कितनी थ्योरी है, कितने टॉपिक है, क्या उस थ्योरी का मेन पॉइंट मुझे याद है, बस इसको बोलते हैं सिलेबस रट्टा हुआ। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट जरूरी नहीं है। अच्छा, तो मैं बोलना चाहता था कि आखिर क्या कारण है जो लिथियम इतना एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है? क्या कारण होगा इसका? सोचो एक बार, वही मैं भी बोलने वाला था, तो मैंने बोला पहले कार्बन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। सो इसका कारण यही है, साइज फैक्टर। ठीक है, लिथियम की जितनी एनोमलस प्रॉपर्टीज है वो साइज फैक्टर की वजह से है। और भी एक कारण है, इसकी जो पोलराइजिंग पावर है, मतलब पोल्स बनाने की इसकी जो पावर है वो बाकी एलिमेंट से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा आप लोग सोच रहे होगे अल्कली अर्ध मेटल्स, देखो आप लोग बोर्ड में देखोगे तो अल्कलीन अर्ध मेटल साथ में चलते रहे, बट एनसीईआरटी इस बात को जानता है, इसलिए एनसीईआरटी ने लास्ट में लाया है अल्कलीन अर्ध मेटल्स को। ठीक है, हम भी वैसा ही करेंगे, लास्ट में अल्कलीन अर्ध मेटल्स को लाइन से पढ़ेंगे। फिलहाल आप अल्कली मेटल्स, उनके प्रोडक्ट्स को पढ़िए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनोमलस प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग लिथियम की। ओके, सो हम लोग देखने वाले हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। एनोमलस बोले तो स्पेशल, एक्सेप्शनल, अलग। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। अच्छा, इसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज क्यों है?
द एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, ठीक है, तो ऐसा क्यों है, सब मैंने बताया, स्मॉल साइज के वजह से, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन, ठीक है, इसकी स्मॉल साइज की वजह से ऐसा फैक्टर है। और एक बात है, इसकी हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से, ठीक है, इसकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है, ये चीज़ों को पोलराइज, पोल्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। अच्छा, पोलराइजिंग पावर को आप लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो। जितनी ज़्यादा साइज घटेगी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जितनी कम साइज होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, जितनी ज़्यादा साइज होगी उतनी कम पोलराइजिंग पावर। तो अल्कली मेटल्स में तो सबसे कम साइज लिथियम की होती है, हाइड्रोजन की होती है, हाइड्रोजन मेटल है नहीं है ना, तो लिथियम की साइज सबसे कम, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए लिथियम थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर अपना दिखाता है। और इसका जो स्मॉल, इसका जो एटम है या फिर इसका जो आयन है, आयन बोले तो Li प्लस Na+, है ना, तो आयन्स की भी जो साइज़ है वो बाकी एलिमेंट से छोटी है उस पर्टिकुलर ग्रुप में, नॉट टॉकिंग अबाउट पीरियड, पीरियड में तो सबसे बड़ी है ना। और एटम की बात करें तो उसका भी वही हाल है ना, एटम की भी साइज़ बड़ी है, उस पर्टिकुलर पीरियड ग्रुप में तो छोटी है, बट पीरियड में जाए तो बड़ी है ना, बट ग्रुप में सबसे ऊपर है लिथियम, तो उसकी साइज़ सबसे छोटी है। तो इसी वजह से ये थोड़ी अनोमलस प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। अब हम लोग लिथियम के ढेर सारे रिएक्शंस को देखते हैं और सोडियम और पोटेशियम के भी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इनके रिएक्शंस, किनके, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लुक एट रिएक्शंस ऑफ लिथियम, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं, जितने पास हैं अपने। Li प्लस Cl2, Li प्लस CO2, Li प्लस C4H4O8, ज़्यादा हो गया, C4H4Cl, ठीक है, O2, Li प्लस H2O, Li प्लस N2, Li प्लस O2, Li प्लस H2O, Li प्लस N3। तो सबके रिएक्शंस आप लोग बताइए मुझे क्या होने वाले हैं, वही वाला लॉजिक लगाइए, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, है ना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए। हाँ, मे भी थर्ड वाला ना बने, बट बाकी सारे तो बन जाने चाहिए आपसे, ठीक है। ट्राई बना, देखो पहले का बनेगा LiCl, कैसे पता चला, अरे क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, भले यहाँ पे 2 है बट क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और लिथियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो LiCl बनेगा ना। अब यहाँ पे 2 लगा के भले बैलेंस कर दो, है ना, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। फिलहाल बैलेंसिंग आप करोगे, मैं नहीं करूँगा खैर करेक्ट है, ठीक है, ऐसी बैलेंसिंग है। LiCO2, Li प्लस CO2, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Li2CO3। अब ये कैसे हो गया जनाब, अरे भाई साहब यहाँ पे CO2 है, CO3 आयन जो होता है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो 2 लिथियम जाना पड़ेगा, तो Li2CO3 बनेगा। कभी Li2CO2 सुना है क्या, नहीं सुना है ना, तो Li2CO3 का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, LiC4H8, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा LiC4H8, और इसका एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, इसका प्यारा सा नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक, ध्यान रखना। Li प्लस O2, Li2O बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, है ना। Li प्लस H2O, इसका तो जानते ही हो, LiOH, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। Li प्लस N3, Li3N बनेगा, भले नाइट्रोजन यहाँ पे 3 है बट नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिथियम को आना पड़ेगा, है ना, बट नाइट्रोजन 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दो, तो ये 9 लिथियम हो गया, तो यहाँ पे 9 लगा दो, बैलेंसिंग हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी खामी हो गई, चलिए यहाँ पे Li2O था, ठीक है। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है, अब इसको छाप लो, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, अभी मैंने नोट्स चेक किया तो उसमें ऐसा था। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं रिएक्शंस ऑफ सोडियम।
ओके, Na प्लस Cl2, Na प्लस H2O, Na प्लस O2, Na प्लस NO3, NH3 ट्राई करो, देखो होता है क्या। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम। फिलहाल इसको आप लोग कंप्लीट करो रिएक्शन को, देखो हो रहा है क्या आपसे, है ना, आपसे होना ज़रूरी है। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ Na प्लस Cl2, एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, तो NaCl ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। इधर तो जानते ही हो NaOH बनेगा, इधर तो जानते ही हो Na2O बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं ना। इधर तो जानते ही हो, नहीं जानते, इधर बनता है NaNH2। ठीक है, इधर का फॉर्मेशन ऐसा होता है। अच्छा, पोटेशियम का K प्लस Cl2, K प्लस H2O, K प्लस O2, K प्लस CO3, सॉरी K प्लस CO2, जस्ट वेट अ मोमेंट, K प्लस O2। ठीक है, फिर यहाँ से K2CO3 का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा KO2 प्लस H2O। ठीक है, ओके। सो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे 2 रिएक्शन पॉसिबल है, एक तो नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, एक तो सुपर ऑक्साइड बनेगा। बट यहाँ पे हम लोग मान के चलते कि सुपर ऑक्साइड बनेगा, ज़्यादा एयर यहाँ पे सप्लाई किया गया है। फिलहाल यहाँ तो KCl ही बनेगा, यहाँ पे KOH ही बनेगा, और यहाँ पे KO2 बनेगा, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, और यहाँ पे 2 रहता है ना, जानते ही हो। अच्छा, KO2 प्लस H2O में क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा KOH प्लस H2O2। इसको मैंने आपको बताया था एक बार रिएक्शन में, KOH प्लस H2O2, और ऑक्सीजन जाएगा उड़। ठीक है, ये रिएक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं NaOH के बारे में, दैट इज कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम कॉस्टिक सोडा क्यों पड़ा? एक्चुअली कॉस्टिक एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी? देखो, it कौन? NaOH, it reacts with skin proteins to form loose pasty mass। देखो, ये स्किन प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने के बाद मतलब हल्का सा पेस्टी मास बना देता है स्किन प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट होने के बाद। और ये जो पेस्टी मास बनाने की ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कॉस्टिक प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉस्टिक प्रॉपर्टी। और जो जो ये करेगा उसको हम कॉस्टिक बोलेंगे। तो सोडियम ये करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये करता है, तो उसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉस्टिक प्रॉपर्टी, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉस्टिक सोडा। ठीक है, बनता कैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना इतना आसान नहीं होता है, आप अगले साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका पूरा प्रोसेस पढ़ोगे कैसे बनता है। फिलहाल मैं आपको हल्के में बता देता हूँ। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ, एनोड और कैथोड के साथ। ठीक है, एक तरफ रहता है सोडियम एमेलगम। ठीक है, सोडियम और मर्क्यूरी का जब रिएक्शन होता है तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है NaHg का। इसको सोडियम मर्क्यूरी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोडियम एमेलगम। जो भी मर्क्यूरी के साथ एलॉय बनाता है उसको हम बोलते हैं एमेलगम। ठीक है, तो ये हुआ सोडियम एमेलगम। अब सोडियम एमेलगम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है NaOH। बाकी बचा खुचा जो भी प्रॉपर्टी बच गया वो बच गया। ठीक है, मतलब बचा क्या यार, H2 अलग हो जाएगा, Hg अलग हो जाएगा, और क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो प्रिपेयर कैसे किया जाता है? हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं सोडियम क्लोराइड का विथ मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड।
और जब इलेक्ट्रोड के साथ सोडियम चिपकता है तो वो बनाता है सोडियम एमेलगम। सोडियम एमेलगम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मर्क्यूरी, डाइहाइड्रोजन गैस और मर्क्यूरी अलग हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से फॉर्म हो जाता है हमारा कॉस्टिक सोडा। अगर आपको कभी एग्जाम में आया कि बाय विच प्रोसेस NaOH इज प्रिपेयर्ड, कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड, तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कॉस्टिक सोडा क्या है ना। कुछ लोग Na2CO3 को कॉस्टिक सोडा समझते हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अच्छे से याद रखा करो इनको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पहले ये पता रहना चाहिए कॉस्टिक सोडा कौन है, ठीक है, NaOH है। फिर ये आपको याद आना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस था। तो वहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे होंगे कंफ्यूज करने के लिए। एक होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एमेलगम, ये भी लिख सकते हो लोग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एमेलगम। नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस होता ही नहीं है। हम लोग सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, फिर आगे ये इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सोडियम एमेलगम का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है वो आप अगले साल पढ़ोगे, टेंशन मत लो। फिर NaHG को जब हम लोग H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्चुअली वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो उसमें वाटर प्रेजेंट है, वो डाइल्यूट है तो वाटर तो रहेगा ही, तो ये रिएक्ट करके ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन समझ में आया। चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं, पहले फिजिकल फिर केमिकल। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। NaOH एक व्हाइट सॉलिड होता है, ठीक है, इट इज अ व्हाइट सॉलिड, ठीक है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, highly soluble in water and solution is bitter in taste। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिला के अगर पियोगे तो आपको कड़वा लगेगा, ठीक। कड़वा क्यों लगेगा? बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज देखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज हाईली करोजिव इन नेचर, हाईली करोजिव, करोजिव बोले तो करोजन जिसका हो जाए, करोजिव इन नेचर एंड सोपी इन टच। इसको आप टच करोगे तो साबुन जैसा लगेगा, सोपी इन टच, ठीक है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल। मतलब आप अल्कोहल में इसको मिलाना चाहो तो इतना आसानी से ये नहीं मिलेगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली मतलब थोड़ा सा सॉल्युबल रहेगा, थोड़ा सा नहीं रहेगा, ऐसा होगा, ठीक है। ओके, सो वी वेर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी एक वाइट सॉलिड है, दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये एक वाइट सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दूसरा हाईली सॉल्युबल है वाटर में, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कड़वा होगा टेस्ट में, ठीक है। ये हाईली करोजिव रहेगा, ठीक है, और सोपी रहेगा टच में। आप टच करोगे तो सोप जैसा फील होगा आपको, और स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है ये अल्कोहल्स में, ठीक है। चलो, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी फालतू। मेन तो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज चलते रहेंगी, इसके साथ रिएक्शन, उसके साथ रिएक्शन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलिए रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। HF प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, रिएक्शंस आपको ही कराने हैं, ध्यान से कराना। HBr प्लस NaOH, ठीक है। HI प्लस NaOH, HNO3 प्लस NaOH, HNO2 प्लस NaOH, H2SO4 प्लस NaOH, H3PO4 प्लस NaOH, H3PO3 प्लस NaOH, H3PO2 प्लस NaOH। आदत डाल लो रिएक्शन की, बहुत रिएक्शन से करने हैं आपको, ठीक है। चलो आगे लिख देता हूँ, H3PO2 प्लस NaOH। चलो कराओ एक एक का रिएक्शन, देखते क्या आता है। आया, ठीक है। शुरुआत के तो हो जाने चाहिए थे आपसे, बाकी का पता नहीं। देखो इधर बनेगा NaF, सोडियम फ्लोराइड प्लस H2O। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सोडियम क्लोराइड
प्लस H2O। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सोडियम आयोडाइड प्लस H2O। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस H2O। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा NaNO2 प्लस H2O। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Na2SO4 प्लस H2O। और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Na3PO4 प्लस H2O। ठीक है, फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते, तो 3 सोडियम को जाना होगा Na3PO4। अच्छा, इधर क्या फॉर्मेशन होगा, इधर फॉर्मेशन होगा Na2HPO3 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा Na2HPO2 प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस हैं, इनको आपको एक एक करके सबको याद रखना है। ठीक है, अगर हम किसी हाइड्रोजन के साथ हैलाइड के साथ रिएक्ट ओके, तो यहाँ पे छोटी सी गलती NaH2PO2। ठीक है, तो अगर हम किसी हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा NaF NaCl NaBr NaI प्लस H2H2H2O। ठीक, नाइट्रेट्स के साथ हमने रिएक्ट करा के देखा तो हमें ये मिला, फिर हमने सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया ये मिला, फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिला। आपको सारे रिएक्शंस याद रखने हैं। ठीक है, और रिएक्शंस है, फिलहाल ये बेसिक रिएक्शंस थे, और धीरे धीरे आई थिंक आपकी जो रिएक्शन कराने की एबिलिटी होगी वो बढ़ती जा रही होगी इस चैप्टर के साथ, है ना। इसलिए मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया। 10 रिएक्शंस है देखो, इसलिए मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको रिएक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताया, है ना। उसमें दिया था टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत कि वैलेंसी इतनी रहेगी तो चार्ज इतना आएगा, ऐसा फालतू बातें, बट मेन आपको यहाँ पे सीखना था इस ब्लॉक में। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग आई होप सीख रहे होगे कि रिएक्शंस में क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शंस विद अमोनियम सॉल्ट। ओके, सो लेट्स सी रिएक्शंस विद अमोनियम सॉल्ट्स। कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला सॉल्ट, फिर NH4 होल ट्वाइस SO4, फिर NH4 NO2। ठीक है, चलो ये ऐसा आएगा NH4 NO2। इन सब का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बस वही हमें देखना है। प्लस NaOH प्लस NaOH प्लस NaOH। ठीक है, ये अमोनियम सॉल्ट्स है। पहला वाला है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा वाला है अमोनियम सल्फेट, तीसरा वाला है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये सॉल्ट्स है अमोनिया के, तो इनको हम रिएक्ट कराते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। पहले आप लोग ट्राई करो एक बार, देखो बना पाते हो क्या। मुझे पूरा यकीन है आप बना ले गए होगे। पहला वाला तो हो ही गया होगा, बाकी भरोसा नहीं है। पहले वाले में बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस NH3। सही है क्या, NaCl NH3 H2O, सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आया कैसे, एक्चुअली इस SO4 के ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Na2SO4 प्लस H2O और क्या बचा, Na2SO4 हो गया, H2O हो गया, NH3 बच गया प्लस NH3। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो 3 वाला भी एक रिएक्शन होता है, NH4 NO3 वाला। फिलहाल ये देख लेते हैं हम लोग, नाइट्रेट वाला। ये आएगा NH3 प्लस NaNO2 प्लस H2O। ठीक है, वाला रिएक्शन भी देख लेते हैं, NH4 NO3 प्लस NaOH। जरा ये वाला कराइए, देखिए आता है क्या, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बस करो एक बार। ठीक है, नहीं आया, देखो इधर बनेगा NaNO3, बस एक फ़र्क, NH3 गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर भी। ठीक है, ये NH3 गैस हर जगह पे इवॉल्व होगी। ठीक है, और प्लस H2O। खैर इसको बाद में लिखना चाहिए, आप लोग बाद में ही लिखना, मैं पहले लिख दिया। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया सॉल्ट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाए तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहली बात, अमोनिया गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है, NH3 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 हर जगह यहाँ पे इवॉल्व होता है।
और बाकी हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं रिस्पेक्टिवली टू द सॉल्ट। SO4 वाला है तो Na2SO4 मिलेगा, सल्फेट है तो Na2SO4, कोई नाइट्राइट या नाइट्रेट है तो NaNO3 या NaNO2, या फिर कोई क्लोराइड है तो फिर हमें NaCl मिल जाएगा। ठीक है, ये था रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट्स। चलिए देखते हैं रिएक्शंस विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मेनली ये रिएक्ट नहीं होता है, बट अगर हम कुछ कंडीशंस बनाए तो ये रिएक्ट हो सकता है। ठीक है, ओके, तो मोनोऑक्साइड it will not react with carbon monoxide, it will not react with carbon monoxide at normal conditions, but it will react at high temperature and high pressure। ये मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं करेगा, बट अगर हम इसके लिए कंडीशन बनाए, कौन सी कंडीशन, टेम्परेचर हम एकदम हाई कर दे और प्रेशर भी हम एकदम हाई कर दे। प्रेशर कैसे हाई कर सकते हैं, कंटेनर के अंदर रख दो इन दोनों को, प्रेशर अपने आप हाई हो जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CO प्लस NaOH से फॉर्मेशन हो जाएगा Na प्लस और HCOO माइनस का, मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा NaHCOO। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डायरेक्टली या फिर नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं रिएक्ट होगा, बट अगर हम लोग हाई टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दे एकदम, तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा सोडियम फॉर्मेट। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे आता कैसे है, सोचा है कभी? सोचो एक बार। ठीक है, सोचो, पता हो तो कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड्स। देखो, एसिडिक ऑक्साइड बोले तो SO3 PO3 ये सारे, अगर हम SO3 के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। ठीक है, और SO2 के साथ हम लोग रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। ठीक है, CO2 के साथ रिएक्ट कराएं तब क्या होगा। ठीक है, P4O10 के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और NO2 के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। आप लोग सोच रहे हो ऐसा आगे क्यों जा रहे हो आप, जिगजॉ, अरे हाँ, ऐसा क्यों बना रहे हो आप लोग जिगजैग, है ना। बताएंगे अभी। देखो, सबसे पहले आप लोग रिएक्शन कराओ, फालतू बातें नहीं। देखो, सबसे पहले अगर हम पहले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे 3 1 4 ऑक्सीजन है, एक सोडियम है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा Na2SO4 का प्लस H2O का। यहाँ पे एक तीन ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Na2SO3 का प्लस H2O का। ठीक है, अच्छा, SO3 में अगर हम H2O से रिएक्शन करवा दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2SO4। ठीक है, इसमें अगर हम H2O से रिएक्शन करवा दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2SO3, है ना। कार्बन में अगर हम H2O से रिएक्शन करवा दे तो ये बन जाएगा H2CO3। याद है ना ये सारे रिएक्शंस, या फिर भूल गए। चलो, CO2 में NaOH का रिएक्शन कराए तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। P4O10 में हम H2O का रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, H3PO4, है ना। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा Na3PO4, और बाकी आगे H2O वगैरह आ जाएगा, तो उसको आप लोग बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल ये रिएक्शन छोड़ते हैं, अगले पार्ट में करेंगे, थोड़ा जगह कम है इसके लिए। तो SO3 के साथ जब हमने NaOH का रिएक्शन करवाया तो हमें मिला Na2SO4 सोडियम सल्फेट, है ना। और अगर SO3 को H2O से रिएक्ट कराए तो बन जाता है H2SO4। ये क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 को हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें ये मिला। और अगर SO2 को हम लोग रिएक्ट करा दे H2O से तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा H2SO4। अगर हम CO2 को NaOH से रिएक्ट कराए तो बन जाएगा Na2CO3, और अगर CO2 को H2O से रिएक्ट कराए तो मिल जाता है H2CO3, है ना।
अच्छा, P4O10 को हमने जब NaOH से रिएक्ट कराया तो हमें मिला Na3PO4, P4O10 को H2O से रिएक्ट कराया तो मिल जाता है H3PO4। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है, इसके आगे भी है, देखेंगे हम लोग। फिलहाल आप लोग ये 5 रिएक्शन या 4 रिएक्शंस को नोट डाउन कर लो। चलिए फिर से हम लोग रिएक्शन कराते हैं N2O5 के साथ NaOH का, फिर रिएक्शन कराते हैं NO2 के साथ NaOH का, फिर रिएक्शन कराते हैं Cl2O7 के साथ NaOH का। तो पहले आप लोग प्रोडक्ट बनाओ, फिर देखो सही बनाते हो क्या। ठीक है, चलो फॉर्म करो। आया? आई थिंक पहला वाला तो आपका आ जाना चाहिए था, बिकॉज पहला वाला थोड़ा सा इजी है ना। बाकी भले ही ना आए आपका, बट पहला वाला थोड़ा सा इजी है और दूसरा वाला तो एकदम इजी है। दूसरा वाला तो तुरंत आना चाहिए। हाँ, तीसरा वाला मे भी आपका ना आए, है ना, क्योंकि तीसरा वाला थोड़ा सा डेंजर है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। पहले वाले में देखो NaOH प्लस N2O5 है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा NaNO3 का प्लस H2O का, है ना, NaNO3 का। और अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करा दें N2O5 को तो हमें मिल जाएगा HNO3। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 लगा के देखो, 2 2 6 1 5 1 6 बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग आप लोग जानते हो यार, माहिर हो गए हो। ये तो हलवा है यार, NaNO2 प्लस H2O। इसमें अगर रिएक्शन करा दो H2O का तो मिल जाएगा आपको HNO2। 2 लगा दो, 2 2 4 2 1 3। चलो छोड़ो, आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, Cl2O7 में मिल जाएगा आपको NaClO4। ठीक है, NaClO4, इसको हम लोग सॉल्ट ही बोलते हैं, सॉल्ट ही है ये भी। और ये मिल जाएगा आपको H2O। अच्छा, अगर हम Cl2O7 में H2O का रिएक्शन करा दे तो हमें मिल जाएगा HClO4। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। 4 हुए थे आई थिंक, 5 6 7। ठीक है, ये हो गए रिएक्शंस विथ एसिडिक ऑक्साइड्स, सारे के सारे ऑक्साइड्स है देखो, है ना। तो N2O5 को जब NaOH से रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा NaNO3 प्लस H2O। NO2 को NaOH से रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा NaNO2 प्लस H2O। Cl2O7 को NaOH से रिएक्ट कराओगे तो आपको मिल जाएगा NaClO4 प्लस H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं और भी रिएक्शंस। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शंस विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब आप पहले ही जान गए हो, ऐसे ऑक्साइड्स जो एज अ एसिड भी रिएक्ट कर सके और बेस से भी रिएक्ट कर सके, ऐसे को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेते हैं। BeO प्लस NaOH, ZnO प्लस NaOH, PbO प्लस NaOH, SnO प्लस NaOH। ठीक है, SnO2 और एक SnO भी होगा, चलो ठीक है दोनों ले लेते हैं। SnO2 प्लस NaOH और Al2O3 प्लस NaOH, PbO2 प्लस NaOH। रिएक्शन आपको ही कराना है, पहले आप कराओ और फिर अगर आंसर नहीं आते तो आप मुझे बताओ कि आंसर क्या आया आपका। ठीक है, फिर उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन कराओ, देखो क्या आता है। ओके, सो रिएक्शन कराओ, देखते हैं। आया? चलो एक एक करके सबका देखते हैं। इसका आएगा Na2BeO2 प्लस H2O। ठीक है, इसका आएगा Na2ZnO2 प्लस H2O। इसका आएगा Na2PbO2 प्लस H2O। इसका आएगा Na2SnO2 प्लस H2O। एक जनरल पैटर्न याद रख लेने का। जनरल पैटर्न क्या है? 2 सोडियम, एक कोई भी अल्कली मेटल, मतलब जो भी मेटल है ये, वो वाला मेटल। ठीक है, तो जनरल पैटर्न ऐसा है आप लोगों का, तो इसको याद रख लोगे तो हो जाएगा। इधर होगा Na2SnO3 प्लस H2O। इधर क्या होगा? इधर होगा Na2AlO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको हम लोग एल्यूमिनेट बोलते हैं, सबका नाम बताऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं Na2PbO3 प्लस H2O। ठीक है,
अच्छा, आप लोग एक बात तो जानते रहोगे कि O2 जिसके साथ रहते हैं उसको हम 8 में बोलते हैं, और जिसके साथ O3 रहते हैं उसको हम 8 में बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग बात करें NO2 की तो उसको नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 की उसको नाइट्रेट बोलते हैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले आया था, NO2 को नाइट्राइट, NO3 को नाइट्रेट। वैसे यहाँ पर देखो जरा, बेरिलियम के साथ 2 ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेरिलाइट, है ना। अच्छा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे जिंकेट, इसको बोलेंगे लीडेट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेरिलेट, इसको हम बोलते हैं जिंकेट, इसको हम बोलते हैं प्लम्बेट, इसको हम बोलते हैं स्टेनेट, स्टेनाइट। अच्छा, इसको प्लम्बाइट बोलते हैं, इसको प्लम्बाइट, इसको स्टेनाइट, इसको बोलते हैं स्टेनेट, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट, एलिमिनेट नहीं रे, एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं प्लम्बेट। ठीक है, नाम याद रख लेना, नाम आपको याद रखने हैं। देखो बेरिलियम जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ नहीं रहता है, मतलब वो ऐसा सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है जैसे SNO2 ने बनाया, तो उसका तो फिक्स है बेरिलेट, जिंकेट। बट ये कैसा है, PbO भी रहेगा और PbO2 भी रहेगा। PbO2 नहीं लिखा क्या मैंने, अच्छा लिखा है, तो इसीलिए O2 वाले का नाम प्लम्बाइट, O3 वाले का नाम प्लम्बेट। ठीक, SN का भी ऐसा ही, O2 वाले का नाम स्टेनाइट, इसका नाम स्टेनेट, इसका तो एक ही फिक्स है एल्यूमिनेट। ठीक है, Al2O3 से ही सिर्फ इसका रिएक्शन पॉसिबल है, तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे एल्यूमिनेट। रिएक्शन समझा। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शंस विथ मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर हाइड्रोक्साइड्स, फिर सॉल्युबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। देखो सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट कर सकते NaOH से, सिर्फ वही मेटल रिएक्ट कर सकते हैं जिनके ऑक्साइड्स या हाइड्रो ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। अभी हमने देखा ना PbO2, SnO2, ZnO2, ZnO, PbO3, PbO2, SnO2, ये सारे कैसे थे, एम्फोटेरिक थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स थे। दोज मेटल्स कैन रिएक्ट विथ NaOH whose oxides or hydroxides are amphoteric in nature. Oxides or hydroxides are amphoteric in nature. ठीक है, मतलब वही एग्जांपल्स है, Pb प्लस NaOH, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, Zn प्लस NaOH, Sn प्लस NaOH। ठीक है, और कुछ है, Pb, Al, Zn, Sn सब हो गया। तो रिएक्शन कराओ, देखो क्या मिलता है। ठीक है, देखो प्रोडक्ट तो जब जो अभी प्रोडक्ट आपका बन रहा था वही प्रोडक्ट रहेगा, बस एक डिफरेंस आएगा कि अभी तक H2O निकल रहा था, अब की बार सिर्फ H2 निकलेगा, ऑक्साइड नहीं है ना। अब की बार ये सिंगल मेटल्स है, तो अब की बार ऑक्साइड सिर्फ डाइहाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये वही बनाएगा जो पहले बना रहा था Na2Pb, ठीक है, और इवॉल्व होगी डाइहाइड्रोजन गैस। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा वही जो अभी तक बना रहा था Na2AlO2, और इवॉल्व होगी डाइहाइड्रोजन गैस। ये क्या बनाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होता है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2, और ये क्या बनाएगा, ये भी वही बनाएगा Na2SnO2 प्लस H2। ठीक है, ये 4 रिएक्शंस है, अच्छे से छाप लो इनको। अब देखते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। जैसे फास्फोरस P4 प्लस NaOH, सल्फर प्लस NaOH, कोई हैलोजन प्लस NaOH, हैलोजन X2, कोई हैलोजन प्लस NaOH, दो बार, हाँ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कोल्ड है और ये डाइल्यूट है। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन हॉट है और ये डाइल्यूट है, दोनों पे अलग अलग रिएक्शन होता है इसीलिए। ठीक है, और सिलिकॉन, बोरॉन प्लस NaOH, सिलिकॉन प्लस NaOH। ठीक है, तो
तो कराइए ये रिएक्शंस, देखिए क्या निकलता है। रिएक्शंस आने चाहिए अब आपको, काफ़ी ज़्यादा आप कुछ सीख गए हो, ठीक है, कई सारे रिएक्शंस आपने देख लिए हैं, तो ट्राई करो, देखो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा PH3 और NaH2PO2, ठीक है। अच्छा, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इसको बोलेंगे फॉस्फेट, और ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फाइट। PH3 को क्या बोलेंगे, फॉस्फाइन, और इसको बोलेंगे फॉस्फाइट, ठीक है, ये इनका नाम है। अच्छा, अच्छा सल्फर के साथ रिएक्ट कराए तो बनेगा Na2S प्लस Na2S2O3, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थायोसल्फेट, इसको हम बोलेंगे थायोसल्फेट, और ये हमारा सल्फाइड Na2S, ठीक है। किसी हाइड्रोजन के साथ कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट कराएं तो बनेगा NaX प्लस H, ठीक है, NaX बनेगा, H2O बनेगा, और साथ ही में NaOH भी रह जाएगा, पूरा का पूरा डिकम्पोज नहीं होगा एज द कंडीशन इज कोल्ड। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा NaXO3 प्लस NaX प्लस H2O, मतलब कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, NaClO3 प्लस NaCl प्लस H2O, ठीक है। अच्छा, बोरॉन के साथ क्या होगा, बोरॉन के साथ होगा Na2BO3 और इवॉल्व होगी डाइहाइड्रोजन गैस। सिलिकॉन के भी साथ सेम होगा, Na2SiO3 और इवॉल्व होगी डाइहाइड्रोजन गैस, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे रिएक्शन समझ में आए। सबसे पहले बना PH3 जिसको बोलते हैं फॉस्फाइन, फिर बना NaH2PO2 जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फाइट, फिर आया Na2S2O3 जिसको हम बोलते हैं थायोसल्फेट, Na2S को हम लोग बोलते हैं सल्फाइड, ठीक है, और NaXO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, ठीक है। मतलब जो भी अब वहाँ पे होगा, यहाँ पे अब जो भी होगा, क्लोरीन होगा तो ठीक है, तो उसके हिसाब से नाम रखेंगे, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम फ्लोराइड, उसके हिसाब से, है ना। और अगर कोल्ड कंडीशन में बना तो यहाँ पे आएगा NaXO3, इसको हम बोलेंगे सोडियम बिरेट, और इसको हम बोलेंगे सोडियम सिलिकेट। तो ये इनके नाम है, वैसे नाम तो उतने ज़्यादा यम्पी नहीं है, बट रिएक्शंस आप लोग याद रखना, ताकि आपको कभी रिएक्शन आ गया तो आप लोग लिख सको, ठीक है। बोर्ड में मोस्टली ऐसे रिएक्शंस पूछ लेते हैं अक्सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मतलब और एक रिएक्शन देखते हैं कि इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, ठीक है। जैसे हम लोग रिएक्ट कराएं MnSO4 के साथ NaOH को, तो क्या मिलेगा। FeCl3 के साथ रिएक्ट कराएं NaOH को तो क्या मिलेगा। Cr3 प्लस के साथ रिएक्ट कराएं NaOH को तो क्या मिलेगा, ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ तो दिख रही है Na2SO4 बन रहा है, एक और चीज़ दिख रही है MnOH होल ट्वाइस बन रहा है ना, MnOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। यहाँ पे बन रहा है NaCl और फेरस भी है ना, तो फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH2 प्लस NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है FeOH होल थ्राइस का। अरे फेरस के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है फेरस, इसीलिए तो यहाँ पे FeCl3 है। क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बट फेरस 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ऐसे समझ जाने का कि गलती हो गई है। अच्छा, Cr3 प्लस प्लस NaOH सिंपल प्रोडक्ट है, 3 प्लस का चार्ज है, मतलब इस पर भी होल थ्राइस आएगा, Cr होल थ्राइस माइनस एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स ना, हाउएवर दीज हाइड्रोक्साइड्स आर soluble in excess of NaOH, मतलब अगर ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना हम लोग तो ये लोग सॉल्युबल बन जाते हैं। कौन लोग, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड लोग, ठीक है। तब रिएक्शन क्या होगा, जैसे हम लेकर आए ZnSO4 प्लस NaOH को, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट है NaOH का, या फिर हम लेकर आए AlCl3 प्लस NaOH को, या हम लेकर आए SnCl2 प्लस NaOH को, तो क्या रिएक्शन होगा, चलो देखते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो हमेशा सॉल्ट बनेगा, NaCl 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 रेगुलर पैटर्न है। अब जिंक है तो बनेगा जिंकेट। जिंकेट कैसा होता है भाई, सॉरी यस सही है, जिंकेट होता है Na2ZnO2। ये क्या बनेगा, NaAlO2। ओहो, चलो चलेगा, NaCl। अच्छा,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेनाइड बनेगा, है ना, ट्वाइस है यहाँ पे, तो ये बनेगा Na2SNO2 स्टेनाइट प्लस NaCl। ठीक, जिंकेट, एल्यूमिनेट और स्टेनाइट, इनका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। चलो हाइड्रोक्साइड की भी बात हो गई। अब लास्ट बात कर लेते हैं अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स की। चलिए, अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड के साथ, बार बार ये गलत वाला मार्कर उठ जाता है। अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इनका रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, लेट्स सी। अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड कौन होता है, मर्क्यूरी वाला। जैसे HgCl2 है मेरे पास, इसको अगर मैं H2O से रिएक्ट कराऊँ तो ये बना तो देगा HgOH होल ट्वाइस, बट ये स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, स्टेबल ये नहीं रहेगा। H2O के साथ क्यों करा रहा हूँ, NaOH, तो यहाँ पे आ जाएगा NaCl। पूरा लेक्चर ये NaOH पे चला है। ठीक है, छापते जाओ, पूरा लिखते जाओ। मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि यार कितना लिखना है, कितना लिखना है। लिख लो थोड़ा सा, फिर अभी स्टेट्स ऑफ मैटर आने तो फिर थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। HgCl2 को अगर मैं NaOH से रिएक्ट कराऊँ तो बनता है HgOH होल ट्वाइस, बट ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल रहने के कारण क्या होगा, टूट जाएगा। किसमें किसमें, HgO और O2 में। HgO और नहीं Hb है ना, HgO और H2O में बिखर जाएगा। बैलेंस भी है ना, देखो HgO एक, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 मर्क्यूरी, हो गया ना बैलेंस। और इसका कलर होता है येलो। मतलब किसी आप अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे NaOH का, तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, बट वो आगे चल के डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे ये डिकम्पोज हुआ, तो अगर ये ऐसा एग्जाम्पल आ गया आपको तो इसका कलर याद रखना है, येलो कलर होता है। वाले हैं सॉल्वेज प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस क्या है, इससे क्या होता है, सब देखेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 और बेकिंग सोडा NaCO3, इनके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अल्कली मेटल ख़त्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग अल्कलीन अर्ध मेटल पे आएंगे। फटाफट प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, उसमें ज़्यादा आपको समझना नहीं रहेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो मैं बताऊँगा उसका मतलब क्या है ना, तो टाइम कम लगेगा। तो 45 मिनट में उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करेंगे और 15 मिनट में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर लेंगे। कंपाउंड्स बोले तो जैसे एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, नहीं जानते, CaSO4, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है क्योंकि उसका यूज़ सीमेंट बनाने में होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करनी होगी, बहुत कम है। कैल्शियम कार्बोनेट, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, बस इनकी स्टडी करनी है। चलिए छोड़िए, आज हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, या फिर सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है वॉशिंग सोडा, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Na2CO3। ठीक है, इनको बनाने में ये यूज़ होता है। अच्छा, यूज़ कैसे होता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्वे अमोनिया लेते हैं हम लोग, सॉल्वे अमोनिया और सोडा प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है इसका। इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी किसकी है, रिक्वायरमेंट है हमें ब्राइन सॉल्यूशन की। ठीक है, जनरल बुक में आपको ये हो सकता है एक्सपेरिमेंट हो सॉल्वे प्रोसेस का, इसके लिए आपको ब्राइन सॉल्यूशन चाहिए। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl एक्वस फॉर्म में, और आपको चाहिए अमोनिया, और आपको चाहिए लाइमस्टोन। ठीक है, अमोनिया बोले तो NH3, और आपको चाहिए चूना लगाने के लिए लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन बोले तो ताकि हम CO2 को पिक्चर में ला सकें, क्योंकि ये NaCl है, ये NH3 है, बट इसमें तो CO3 भी आ रहा है, तो CO2 भी चाहिए ना, तो लाइमस्टोन रहेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट रहेगा, तभी तो हम लोग उसको ला पाएंगे। तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम अमोनिया में रिएक्ट कराते हैं CO2 को इन वाटर। CO2 कैसे है, लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन से हमने CO2 को निकाला, उसको अमोनिया और वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया। ठीक है, इसके साथ फॉर्मेशन होगा NH4HCO2 का। ठीक है, तो NH4HCO3 का फॉर्मेशन होगा, इसको हम बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अमोनिया लिया, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो हमें मिल गया NH4HCO3 दैट इज़ अमोनियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है। फिर हमने NH4HCO3 को एक्वस NaCl सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। तो यहाँ से हमें मिलेगा NH4Cl प्लस NaHCO3, है ना, NH4Cl और NaHCO3। आफ्टर दैट NaHCO3 that is sodium bicarbonate is filtered and separated from ammonium salt that is NH4Cl, ammonium chloride and from other impurities। इसके बाद हम लोग इसको NH4Cl से अलग कर देते हैं और बाकी भी जो अदर इम्प्योरिटीज़ रही होंगी उससे भी हम लोग अलग कर देते हैं। किसको? NaHCO3 को। फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग कि सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है, ठीक है। तो हमने NH4Cl निकाल दिया और जो भी इम्प्योरिटी थी सबको निकाल दिया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला NaHCO3। अब इसको हम गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसके साथ ही हमें क्या मिल जाएगा? Na2CO3 और CO2 और प्लस H2O। अब आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 लगाता हूँ मैं, अभी सब बैलेंस हो जाएगा। बहुत बड़ा 2 लगा दिया, ठीक है, अब सही है। 2 सोडियम 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सब बैलेंस है ना। तो फॉर्मेशन समझ में आया। और इसी पूरे प्रोसेस को, जिससे हमें Na2CO3 मिला, जिससे हमें वॉशिंग सोडा मिला, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। क्या किया हमने? अमोनिया लिया और लाइमस्टोन लिया और एक्वस सॉल्यूशन लिया NaCl का। लाइमस्टोन क्यों लिया? ताकि हम CO2 ला सके। सबसे पहले हमने NH3 को CO2 और H2O के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें मिला अमोनियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद अमोनियम बाइकार्बोनेट को हमने एक्वस सॉल्यूशन जो था हमारा NaCl का, उसके साथ रिएक्ट कराया, तो हमें मिला अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने NH4Cl से अलग किया, पूरी इम्प्योरिटी उसमें से निकाली, और फिर NaHCO3 को हमने हीट किया, तो हमें मिल गया Na2CO3 और CO2 और H2O, और यहाँ से हमें मिल गया अपना वॉशिंग सोडा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। अब इसके बारे में थोड़े पॉइंट्स लिखने हैं हमें सॉल्वेज प्रोसेस के बारे में। चलिए, सो पॉइंट्स नोट डाउन करिए। सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3। क्या हम पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं? मतलब K2CO3 क्या इसी प्रोसेस से बन सकता है? नहीं, K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट में आपने जो प्रोडक्ट देखा था वो था Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। तो Na2CO3 वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, तो ये अलग रहता है। बट जो हमारा K2CO3 है वो स्पेरिंगली सॉल्यूबल है वाटर में, तो हम अगर ये प्रोसेस यूज़ भी करेंगे तो भी हमें प्योर नहीं मिलने वाला। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस एज K2CO3 is sparingly soluble in water तो क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल है, इसके वजह से हमें K2CO3 नहीं मिल सकता, क्योंकि लास्ट में K2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O आएगा, पर K2CO3 पानी में मिल चुका होगा, तो हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन्ड K2CO3, pure K2CO3 by this process as filtration process is not possible for K2CO3। K2CO3 में अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर पानी में चीनी घुल गई, हाँ पानी में चीनी घुल गई, चीनी में पानी नहीं, पानी में चीनी घुल गई, तो हम लोग फिर चीनी को नहीं निकाल सकते। सो वही केस यहाँ पर है। K2CO3 जब पानी में एक बार घुल गया तो उसके बाद हम लोग उसको नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें प्योर K2CO3 नहीं मिलने वाला है। अगर आपको याद हो तो एक सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मैंने दिखाया था आपको, NaHCO3, K2HCO3 सॉरी KHCO3, सोडियम पोटेशियम रिवेडियम और सीजियम। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा था,
है ना। और मैंने बोला था ये इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल ही नहीं होता है ये, तो ये सॉल्युबल ही नहीं होता है, इसकी वजह से हमें मिल जाता है Na2CO3। अरे इसी को तो हीट करके निकाले थे Na2CO3, भूल गए कुछ भी। तो ये इनसॉल्युबल होता है, मैंने आपको बताया था, ध्यान रखो, सॉल्युबल ही नहीं होता है ना। और KSCO3 ये स्पेरिंगली सॉल्युबल 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 बहुत सॉल्युबल ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें K2CO3 नहीं मिल सकता इस प्रोसेस से, बिकॉज इम्प्योरिटी निकालना आसान नहीं है उसमें से। चलो आगे बढ़ते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं वॉशिंग सोडा की। चलिए अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो बता दो इसका कलर कैसा होगा, तुम्हारे घर पे ही रखा होगा वॉशिंग सोडा, निरमा कौन से कलर का रहता है? वाइट रहता है ना, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और अगर हम लोग इसको हीट करें, ऑन हीटिंग इट चेंजेस टू अनहाइड्रस फॉर्म which does not decompose further even on high temperature। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट करोगे तो ये अपने अनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा, और अनहाइड्रस फॉर्म में आने के बाद ये और चेंज ही नहीं होगा, मतलब डिकम्पोज ही नहीं होगा, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर फिर बढ़ाते जाओ, ठीक है। तीसरी बात, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। अभी तो आप बोले सॉल्युबल नहीं है, अरे भाई साहब NaHCO3 इसकी बात कर रहा था मैं, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट Na2CO3, ठीक है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट टू शो अल्कलाइन नेचर ऑफ अल्कलाइन नेचर ऑफ, ठीक है, अल्कलाइन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। जैसे अगर मैं Na2CO3 को वाटर में डाल दूं तो क्या होगा, तो आगे ये बन जाएगा NaHCO3 और बन जाएगा कॉस्टिक सोडा NaOH। तभी आप निरमा को नॉर्मली हाथ में रखे रहो तो कुछ नहीं होगा, बट उसके ऊपर पानी डाल दो तो थोड़ी सी जलन होने लगेगी, कटने लगेगा। सपोज आपने कहीं पे ब्लेड मारा है, छोटा सा यहाँ पे ब्लेड मारा है ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने ऐसे ही निरमा रख दिया तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ब्लड में क्या है, वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉस्टिक सोडा बना रहा है ना। और कॉस्टिक सोडा बहुत हार्मफुल होता है, तो आई थिंक आपने कभी फील किया होगा। तो NaHCO3 और NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस यहाँ पे हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें थोड़ा सा केमिकल भी आ गया, कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं इसके रिएक्शंस अलग अलग एलिमेंट से। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में Na2CO3 आप लोग जानते हो कि एक सॉल्ट है, पर ये नहीं जानते रहोगे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। Na2CO3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और ये इट रेडिली, मतलब बहुत स्लोली डिकम्पोज होता है विथ एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं Na2CO3 NaHCO3 प्लस HCl प्लस HCl, तो इधर आएगा NaCl और यहाँ पे आएगा ठीक है, NaCl तो आ गया, और क्या, आई थिंक ये वाला फॉर्मेशन होगा ना, NaHCO3, तो यहाँ पे और आ जाएगा NaHCO3। यहाँ की बात करें तो ठीक है, सो यहाँ पे आएगा NaCl प्लस H2CO3, क्योंकि एक ही Na है ना, एक और Na होता तो एक और Na वाला प्रोडक्ट आता, या फिर इसको 2 करते हम लोग, बट फिलहाल अच्छा। तो ये अगर दोनों रिएक्शन को मैं जोड़ दूँ तब, ऐड कर दूँ तब,
तो ये देखो NaCl NaCO3 NaCO3 कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं कैंसिल होगा। अच्छा H2CO3 अगर डिकम्पोज होगा तो ये बनाएगा H2O प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पे मिला हमें Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स आउट 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यही मैं बोल रहा था कि इवॉल्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, कौन? Na2CO3। कब? जब एसिड से रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए ये और ये जब रिएक्ट करेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए लेट्स सी रिएक्शन विथ CO2। अगर हम Na2CO3 विथ वाटर रिएक्ट कराएं CO2 के साथ तो ये बनाएगा प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है ये, तो प्रेसिपिटेट ही बनेगा। अच्छा अगर हम Na2CO3 को SiO2 से रिएक्ट करा दे तो हमें मिल जाएगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट कैसा होता है? Na2SiO3 ऐसा होता है, यस, प्लस O2, ठीक है, सॉरी एक कार्बन रह गया CO2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा अगर हम इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो, ठीक है। तो जब भी आप इसको इससे रिएक्ट कराओगे तो आपको सोडियम सिलिकेट मिलेगा। कार्बन से अगर रिएक्ट कराओगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। चलो अगला देखते हैं सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराने पे क्या होता है। चलिए बस 2 रिएक्शन और है फिर खत्म। रिएक्शन विथ सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले आप लो Na2CO3 वॉशिंग सोडा, इसमें डालो सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मिल जाएगा Na2SiO3, सॉरी Si कहाँ से आ गया, सल्फर की बात हो रही है, तो Na2SO3 आपको मिल जाएगा और प्लस यहाँ पे रहेगा CO2। फिर इसको आप हीट करो विथ सल्फर, ठीक है, हीट करो विथ सल्फर। तो सल्फर के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा Na2S2O3, ठीक है। ये रिएक्शन होता है जब हम लोग कार्बन बेकिंग वॉशिंग सोडा को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम सल्फेट, और अगर इसको हम हीट कराएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोथायोलेट, इसको बोलते हैं हाइपोथायोलेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट देखते हैं रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। अच्छा एक और चीज़, लाइम के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएं, Na2CO3 को अगर हम रिएक्ट कराएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तब क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा CaCO3 प्लस NaOH होल ट्वाइस, डबल। चलिए तो अगर हम इसको सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएं जो कि नॉन अल्कली मेटल वाले हो, मतलब जैसे C4SO4, जैसे AgNO3, जैसे CaCl2, ठीक है, अल्कली मेटल के सॉल्ट ना हो, मतलब NaCl वगैरह आइटम्स ना हो, तब क्या होगा? देखो MgCl2, इनके साथ अगर हम रिएक्ट कराएं Na2CO3 को तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बस लास्ट है, मुझे पता है आप एकदम पक चुके हो, कोई बात नहीं, बस एक लेक्चर और इसका लगेगा फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो Na2SO4 बन रहा है, फिर C4 का क्या? एक्चुअली ये Cu है, ठीक है, CuSO4, तो साफ साफ प्रोडक्ट दिख रहा है, बन रहा है यहाँ पे Na2SO4 और CuCO3। अच्छा यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है NaNO3 और AgCO3, ठीक है, NaNO3 और AgCO3। AgCO3 सुना है क्या कहीं पे? नहीं सुना है ना, बट होता है, क्या होता है वो? एक्चुअली Ag2CO3 होता है, ठीक है। अच्छा CaCl2 और Na2CO3, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे CaCO3 और NaCl दिख रहा है, तो NaCl प्लस CaCO3, इसका प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे वाटर भी रहेगा प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस और हमें मिलेगा MgCO3, ठीक है, डॉट में मिला है दोनों, हमें एक ही प्रोडक्ट है, MgOH होल ट्वाइस और MgCO3, और हमें मिलेगा यहाँ पे NaCl और CO2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। हर जगह पे देखो एक प्रोडक्ट कॉमन है, कोई प्रोडक्ट नहीं है,
जो कॉमन हो, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्शंस ऑन सॉल्ट्स ऑफ अल्कली नॉन अल्कली मेटल्स, ठीक है। चलिए इसी के साथ लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। एक और बात ध्यान में रख लेना यार, ये प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट रहता है वो CuCO3 का। चलिए तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। आज हमने सबसे पहले सीखा NaOH के बारे में, सबसे पहले हमने एनोमलस प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर हमने सीखा NaOH के बारे में, उसकी पूरी प्रॉपर्टी, इतने सारे रिएक्शन सीखे हमने। फिर हमने सीखा सॉल्वेज प्रोसेस, फिर हमने सीखा Na2CO3 की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर कब से हम लोग देख रहे थे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब जाके लेक्चर खत्म हुआ, चलो खत्म तो हुआ। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीधा शुरू करेंगे अल्कलीन अर्ध मेटल से, और उसको हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। 1 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, आधा घंटा एक बार, आधा घंटा एक बार। मुझे पता है लर्निंग लेक्चर है, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।